हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं पीजीटी स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एक इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज, राइट। तो अभी हमने शुरू किया है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से, और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में हमने सबसे पहले की थी हिस्ट्री, देन आर के नारायण के बारे में हमने की थी उनकी बायोग्राफी और वर्क्स। और आज हम करेंगे मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी, उनके वर्क्स और उनके जो स्टोरीज हैं उनके मेन कैरेक्टर्स को, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, तो मुल्क राज आनंद को फादर कहा जाता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। और अगर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात हो रही है और मुल्क राज आनंद की बात ना हो या उनके वर्क्स की बात ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विच इज अबाउट मुल्क राज आनंद, राइट। सबसे पहले बात करते हैं उनके बॉर्न की। ही वाज बॉर्न इन पेशावर। पेशावर कहाँ है? आज की डेट में पाकिस्तान में, उस टाइम इंडिया में होता था, पार्टीशन से पहले की बात है। 12 दिसंबर 1905 को। अगर हम आनंद की फैमिली की बात करें तो मुल्क राज आनंद के जो फादर हैं वो डोगरा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी में थे, और उनकी मदर एक पीजेंट फैमिली से थी। उनके 5 सिबलिंग्स थे जिसमें से वो थर्ड थे। अगर उनके करियर की बात करें तो उनका करियर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अर्ली करियर इन इंडिया, यानी अर्ली डेज जो थे उनके इंडिया में 1905 से 1925। देन द ईयर्स अब्रॉड, जो ईयर्स उनके अब्रॉड में थे बीते 1925 से 1945, एंड द लेटर ईयर्स इन इंडिया, और बाद में जो इंडिया में उन्होंने स्पेंड किए ईयर्स 1945 से 2004 तक, राइट। वो फाउंडर एडिटर थे। लिटरेरी एक मैगजीन थी मार्ग नाम से, उसके वो फाउंडर एडिटर थे। और अगर बोला जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर क्वेश्चन आता है हु इज फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको नहीं भूलना है मुल्क राज आनंद। अब हम बात करेंगे मुल्क राज आनंद के वर्क्स की। अनटचेबल 1935, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, द लाल सिंह ट्रायोलॉजी, इसमें 3 नॉवेल्स थी, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, द बिग हार्ट 1945, द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड द स्टोरीज, 7 समर्स, ये 1951 तक पब्लिश नहीं हुई थी, अभी रिसेंटली इसको पेंगुइन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। The Private Life of an Indian Prince 1953, Reflection on the Golden Bed and Other Stories, The Old Woman and the Cow of Gauri, The Road, Death of a Hero, Epitaph for Maqbool Sherwani, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, द विलेज, अगेन ये द लाल सिंह ट्रायोलॉजी का पार्ट है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। सो वी कैन से कि उन्हें ऐसे ही फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नहीं कहा जाता, बहुत सारे वर्क कंट्रीब्यूट किए हैं उन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। द बबल, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, अगेन ये भी लाल सिंह ट्रायोलॉजी का पार्ट है, एक अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ठीक है। द कूली, करीज एंड अदर इंडियन डिशेज, Indian fairy tales retold, Power of Darkness and Other Stories, A Lament on the Death of Master Arts, Morning Face, published in 1968. Majority of जो वर्क है आनंद के वो सोशल इश्यूज पर है, सोसाइटी के इविल सिस्टम्स पर है, इंडिया के फ्रीडम के ऊपर है, राइट। तो जनरली जो सोसाइटी में इविल सिस्टम चल रहे थे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, उन सब पर फोकस किया है आनंद के वर्क्स ने। वो खुद 1932 में साबरमती आश्रम मूव कर गए थे महात्मा गांधी के पास अब्रॉड से आकर। रूट्स एंड फ्लावर्स, ये नॉन फिक्शन वर्क था। 9 मूड्स ऑफ भारत, पावर एंड पिटी, राइट। अब हम बात करेंगे मुल्क राज आनंद के अवार्ड्स की, एंड देन उनके बाद उनके मेजर वर्क्स की डिटेल में बात करेंगे। अब बात करेंगे मुल्क राज आनंद के अवार्ड्स की। इंटरनेशनल पीस प्राइज ऑफ द वर्ल्ड पीस काउंसिल 1952, पद्म भूषण 1967, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971। और ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये इन्हें मिला था अपनी नॉवल मॉर्निंग फेस के लिए, ठीक है। सो मॉर्निंग फेस के लिए मिला था 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो सबसे पहला वर्क जिसकी हम बात करेंगे वो है सबसे पहली नॉवल मुल्क राज आनंद की अनटचेबल
1935 में पब्लिश हुई थी। बेसिकली ये जो नॉवल है ये डील करती है एक बाका नाम के लड़के की जो 18 इयर्स का है। हमारी नॉवल का मेन कैरेक्टर है, क्या है, स्वीपर है, राइट, स्वीपर बॉय है, बेसिकली जमादार है एक स्टोरी में, उसका बेटा है और उसी की लाइफ का एक दिन है जो पूरे नॉवल में बताया गया है कि जो सोसाइटी का इविल सिस्टम है, बेसिकली कास्ट सिस्टम है, स्वीपर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से जो हायर कास्ट के लोग हैं उन्हें डोमिनेट करते हैं, बेसिकली पूरी नॉवल में वही बताया गया है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स की नॉवल के। तो स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले बाका जिसके बारे में कहानी है, जो हीरो है हमारी नॉवल का, देन लाखा जो फादर है बाका के, सोहिनी सिस्टर है बाका की, कालीनाथ प्रीस्ट यानी पंडित है मंदिर के, रामचरण वॉशरमैन सन यानी कपड़े धोने वाला धोबी का बेटा, छोटा लेदर वर्कर सन चमड़े के काम करने वाले का बेटा। अगर हम बात करें इस नॉवल की स्टोरी की कि इसमें क्या स्टोरी है, तो ये क्या है, पूरा वन डे है किसकी लाइफ का, लाइफ ऑफ बाका। बाका की लाइफ का एक दिन है पूरा, ठीक है। बाका कौन है, लाखा का बेटा। लाखा कौन है, जमादार है सारे स्वीपर्स का, यानी हेड स्वीपर बोल सकते हैं हम। बेसिकली इन लोगों का काम क्या होता है, लोगों के डर्ट को अपने हाथ से उठाना, जिसकी वजह से सोसाइटी में इन्हें बहुत ही नीचे के दर्जे से देखा भी जाता है, राइट। बेसिकली जो फर्स्ट नॉवल है इसने लोगों पर बहुत इम्पैक्ट डाला और ये सोशल इशू को डील करती थी जो था कास्ट सिस्टम। अब इस नॉवल के एक दिन में क्या होता है, सुबह सुबह बाका उठता है, उसके फादर उसको काम पर जाने के लिए बोलते हैं। काम क्या है, लोगों का डर्ट साफ करना। नाउ बेसिकली इसमें जो कहानी बताई गई है, देन ये भी बताया गया कि किस तरह से जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं लोअर कास्ट के लोगों को। जैसे कि क्या होता है, सोहिनी जैसे मैंने आपको बताया था कौन है, बाका की सिस्टर है, वो जाती है पानी लेने कुएं से, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, जो प्रीस्ट होता है, जनरली जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें अलाउड नहीं होता अपर कास्ट के टेम्पल्स में जाना या फिर वहां से पानी लेना। उस टाइम की बात हो रही है, ऑलमोस्ट प्री इंडिपेंडेंस एरा। वहां उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेलेंट था, राइट। हम लोग गुलाम तो थे ही, पर अंदर ही अंदर कंट्री में और भी बहुत सारी इविल सिस्टम्स चल रहे थे। जब सोहिनी वहां जाती है तो जो प्रीस्ट है उसने अलाउ किया होता है वहां के लोगों को एक वेल से पानी लेने के लिए। जब सोहिनी पानी लेने जाती है तो जो प्रीस्ट ऑफ टेम्पल है वो उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, कालीनाथ नाम है, राइट। और वहां से सोहिनी जो है बचकर भाग आती है, राइट, बट वो अपने घर पे बताती है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि दे नो कि दे बिलोंग टू लोअर कास्ट। देन आफ्टरनून में जो बाका है वो अपने फ्रेंड रामचरण की बहन की शादी में जाता है और वहां पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्या खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, राइट। किसके अगेंस्ट, 31st पंजाबीज के अगेंस्ट। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए करेक्टर्स के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बाका है वो एक गोल कर देता है जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है, बिकॉज वो लोअर कास्ट से वो कैसे जीत सकता है, राइट। यहाँ से आगे क्या होता है, बाका बहुत ही अपसेट होता है, परेशान होता है, बिकॉज वो फेडअप हो चुका होता है अपनी लोअर कास्ट लाइफ से। और वो कहाँ जाता है, वो गोल मैदान में जाता है। गोल मैदान में कौन आया हुआ होता है, महात्मा गांधी आए होते हैं, राइट। महात्मा गांधी ने बहुत सारे बहुत कोशिश की, एफर्ट्स किए कास्ट सिस्टम को खत्म करने की। सोसाइटी के जितने भी इविल सिस्टम्स है उन्होंने उसके रूट पर काम बहुत किया, राइट। तो वहां पर महात्मा गांधी आए होते हैं और वो महात्मा गांधी का स्पीच सुनने जाता है गोल मैदान में। वहां पर बाका एक पोइट है, इकबाल नाथ, उनके भी व्यूज सुनता है अनटचेबिलिटी पे। और महात्मा गांधी के जब वो व्यूज सुनता है अनटचेबिलिटी पे कि अनटचेबिलिटी एक एक इविल सिस्टम है, तो उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये जानकर कि कोई तो है जो उन्हें डर्ट नहीं समझता सोसाइटी में, कोई तो है जो ये समझता है कि लोअर कास्ट के लोग भी लोग होते हैं, राइट। देन उसके बाद क्या होता है, वापस घर आता है और घर आते ही उसे अपने फादर से मार पड़ती है, डांट पड़ती है कि वो पूरा दिन कहाँ गायब था और वो पूरा दिन कहाँ घूम रहा था। देन जो बाका है वो अपने फादर को बताता है कि महात्मा गांधी ने स्पीच में बोला है कि एक मशीन आने वाली है जो अब डर्ट को साफ करेगी और अब हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, डर्ट को सर पे कैरी
नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हम स्टोरी जब पूरी नॉवल को अगर आप पढ़ेंगे तो वैसे तो समरी जान लेना काफी है, लेकिन उसमें ये बताया हुआ है कि बाखा और जो ये जितने भी स्वीपर्स थे उन लोगों को अपने हाथ से जो डर्ट है उसे निकालना पड़ता था, सर पे कैरी करना पड़ता था। सोसाइटी में पूरी नॉवल में बताया कि किस तरह से लोअर कास्ट के लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता था, मिसट्रीट किया जाता था, इवन मॉलेस्ट भी किया जाता था। सो बेसिकली इस नॉवल का नाम इसीलिए अनटचेबल है, बिकॉज उन्हें अनटचेबल कंसीडर किया जाता था, राइट। और नॉवल में एक लाइन है, दे कंसीडर अस मेयर डर्ट बिकॉज वी क्लीन द डर्ट। ठीक है, वो हमें सिर्फ एक गंदगी ही समझते हैं क्योंकि हम गंदगी साफ करते हैं। लाइन आ जाती है तो आपको याद रखना है अनटचेबल नॉवल से है मुल्कराज आनंद के। और बेसिकली पूरी जो नॉवल है डील कर रही है अनटचेबल यानी स्वीपर्स के साथ, या ऐसे लोगों के साथ जिनको सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था। अब तो बहुत चेंज आ चुका है हमारी सोसाइटी में, लेकिन जब मुल्कराज आनंद ने ये नॉवल लिखा था तो सोसाइटी प्री इंडिपेंडेंस बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो में थी, राइट। सो ये थी अनटचेबल की समरी और इसकी स्टोरी और बेसिकली मॉरल लेसन। अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉवल की। नेक्स्ट नॉवल विच वी विल डिस्कस नाउ इज कूली, 1936 में लिखी। इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है मुन्नू। ठीक है, 14 ईयर ओल्ड ऑर्फन बॉय है ये, आपको याद रखना है, 14 ईयर ओल्ड ऑर्फन यानी अनाथ बच्चा है ये। ठीक है, और इसका पालन पोषण किसने किया है, किसने पाला है, दयाराम उसके अंकल ने और गुजरी उसकी आंटी ने। ठीक है, हरि एंड के लक्ष्मी उसके फ्रेंड्स हैं। बेसिकली ये 14 साल का एक अनाथ बच्चा है जिसको उसके अंकल आंटी पालते हैं क्योंकि वो अनाथ होता है, और एक टाइम के बाद उसके अंकल को लगता है कि अब वो उसका खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो उसे एक क्लर्क के यहाँ जॉब दिलवा देते हैं बोल के कि अब उसे अपना जो लालन पालन है खुद करना होगा, राइट। तो वो वहां पर जाता है, वहां पर क्या होता है, वो उनकी बच्ची के साथ खेलता है, शीला नाम होता है उनका, और वो लोग आपस में मंकी मंकी खेलते हैं और अचानक से एक दिन वो गलती से बाइट कर देता है उस लड़की को खेलते खेलते। तो उसके पेरेंट्स उसे मारने की कोशिश करते हैं, जहां से वो भाग जाता है ट्रेन में उसको एक पर्सन मिलता है जो पिकल फैक्ट्री का ऑनर होता है, वो वहां पर काम करना शुरू कर देता है। वहां से क्या होता है, वो बैंकरप्ट हो जाती है उसकी जो फैक्ट्री है, तो उसके बाद वो बॉम्बे आ जाता है। मुंबई आके भी वो काम करने की कोशिश करते हैं, एंड फाइनली इन द एंड ऑफ द स्टोरी वो शिमला में जाके काम करता है, जहां पर वो 15 ईयर्स की एज में ट्यूबरक्लोसिस से मर जाता है। तो बेसिकली ये है समरी इस नॉवल की, और इस नॉवल में यही दिखाया गया कि किस तरह से एक गरीब इंसान सोसाइटी के द्वारा मिसट्रीट किया जाता है, किस तरह से एक ऑर्फन बॉय एक जगह से दूसरी जगह, बेसिकली जो मिसबिहेवियर हुआ बाखा और उसकी फैमिली के साथ, वो एक ही विलेज में था, लेकिन इस नॉवल में ये बताया कि वो पूरा ही ट्रेवल्ड होल इंडिया, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ट्रेवल कर लेता है वो, नॉर्थ से साउथ, साउथ से फिर वापस नॉर्थ आ जाता है, और वहां पर हर जगह उसके साथ मिसबिहेवियर होता है, हर जगह वो मिसट्रीटेड होता है बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। तो गरीब इंसान को किस तरह से परेशान किया जाता है, वो किस तरह से तंग रहता है अपनी लाइफ में, बेसिकली इस नॉवल में ये दिखाया गया है, राइट। सो ये है इस नॉवल की समरी, और यहाँ पर मुल्कराज आनंद बेसिकली कॉलोनियलिज्म इन सब पर कमेंट कर रहे हैं इस नॉवल के अंदर। सो बेसिकली इस नॉवल में आनंद बताते हैं कि किस तरह से एक गरीब आदमी हमेशा परेशान रहता है, वो कहाँ एक सर्वेंट बनता है, देन पिकल फैक्ट्री में काम करता है, देन वो एंड में जब वो मरता है उससे पहले वो एक रिक्शा पुलर होता है, तो वो रिक्शा पुलर बनता है और एंड में ट्यूबरक्लोसिस से मर जाता है। तो ये थी ये नॉवल। अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉवल की कि नेक्स्ट नॉवल क्या थी और उसकी समरी क्या है। सो द नेक्स्ट नॉवल इज टू लीव्स एंड अ बर्ड, और ये पब्लिश हुई थी 1937 में। ये डील करती है ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के साथ। बेसिकली ये स्टोरी है गंगू की, जो एक सेंट्रल कैरेक्टर है नॉवल का, राइट। सजनी उसकी वाइफ है, और लीला और बुद्धू उसके दो बच्चे हैं, और रेजी कैरेक्टर है असिस्टेंट मैनेजर। ये जो गंगू होता है ये होशियारपुर पंजाब में अब खेती कर रहा होता है, और यहाँ पर आकर इसको बहला फुसलाकर ये बोला जाता है कि जो टी प्लांटेशन यानी चाय के जो बागान है असम में, वहां पर उसको फैक्ट्री में काम मिलेगा, उन बागानों में काम करने को मिलेगा, और उसे सिर्फ टू लीव्स एंड अ बर्ड, मतलब दो पत्तियां और एक बर्ड तोड़नी है पूरे दिन में, और उसको बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे झूठे झूठे वादे करके उसे असम ले आया जाता है। मैकपर्सन नाम है उस टी फैक्ट्री का जहां पर इसको लाया जाता है, और वहां पर आने और यहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ आकर उसको पता चलता है कि ये जो टी प्लांटेशन की जो फैक्ट्री है ये प्रिजन हाउस है, जितने भी प्रोमिसेस थे वो फेक थे, उसे झूठ बोलकर बहला फुसलाकर यहाँ पर ले आया गया है, और यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है जैसा बोलकर उसे लाया गया था। वो अपने जो उसका होम टाउन था वहीं खुश था, और यहाँ पर उसको ट्रैप कर लिया गया है।
इस नॉवल का थीम है कलोनियलिज्म, कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन लोगों को हार्म किया, हरास किया या परेशान किया। बेसिकली इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश राज, कि किस तरह से लोगों को उन्होंने यूज किया अपनी बातों में फंसा फंसा के, मिजरी एंड सफरिंग ऑफ इंडियन मासेस, और किस तरह से इंडियन लोगों ने कलोनियलिज्म की वजह से सफर किया। नेक्स्ट नॉवल इज द लाल सिंह ट्रायोलॉजी। अब ये क्या है, 1939 से 1941 में है, और पब्लिशिंग का इसका कोई एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं है, पर इन 2 सालों का इसको टाइम पीरियड बताया गया है, राइट। बेसिकली ये जो नॉवल है, ये जो कलेक्शन है, ये 3 नॉवेल्स का कलेक्शन है। द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सकल। लाल सिंह इसका मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में ये कहानी है, ठीक है। लाल सिंह बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट नॉवल है द विलेज, वो लाल सिंह की विलेज लाइफ के बारे में है, वर्ल्ड आर्मी ज्वाइन करने के बारे में, और वर्ल्ड वॉर 1 में अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स जाने के बारे में। जो बाका और मुन्नू पढ़े हैं हमने दो प्रीवियस नॉवेल्स में, वो पुअर फैमिली से थे, पर ऐसा नहीं था। लाल सिंह बिलोंग टू अ हायर स्टेटस फैमिली, और उसकी जो वाइफ है, उसके लवर्स को बेसिकली जो उसका भाई है मार देता है, जिसकी वजह से उसको हैंग कर दिया जाता है क्राइम की वजह से। उसके फादर का नेम है निहाल सिंह, जो इन सबसे उनका हार्ट ब्रोकन हो जाता है, और इस डिस्ग्रेस से बचने के लिए लाल सिंह अपने गांव से भाग जाता है और आर्मी ज्वाइन कर लेता है। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो क्या करता है, वर्ल्ड वॉर 1 के लिए ब्लैक वाटर्स, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स जाता है, राइट। बेसिकली ये जो नॉवल तीनों जो ट्रायोलॉजी है, ये डील करती है वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद के टाइम पीरियड की, जो इंडिया में रहा था, ठीक है। तो इस नॉवल में हम वही ट्रायोलॉजी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस ट्रायोलॉजी की सेकेंड नॉवल की। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स जो नॉवल है, वो डील करती है उसके एक्सपीरियंसेस जो उसने फ्रांस में किए ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। तो उसके सारे एक्सपीरियंसेस इस नॉवल में है। द लास्ट पार्ट इज द स्वॉर्ड एंड द सकल। इस नॉवल में क्या होता है, लाल सिंह वापस इंडिया आ जाता है, महात्मा गांधी के कैंपेन को ज्वाइन करता है। वो बहुत ज्यादा शॉक होता है लोगों के अंदर की ग्रीड और सेल्फिशनेस को देखकर, और वो ये सोचता है कि गांधीयन डेकेड चल रहा है, यानी गांधी जी चारों तरफ लोगों में नॉन वायलेंस, पीस, ये सब लाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के मन में कितना ग्रीड और सेल्फिशनेस है, और वो गांधी जी को ज्वाइन करता है इस टाइम पे इस नॉवल में लाल सिंह। और बेसिकली ये उसकी सेल्फ नॉलेज की एक फेज होती है, जहां पर वो सेल्फ नॉलेज अटेन करता है इस नॉवल में। ये है ट्रायोलॉजी लाल सिंह की, द लाल सिंह ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट नॉवल इज द बिग हार्ट। 7th नॉवल है ये, मुल्क राज आनंद की, पब्लिश हुई थी 1945 में। बेसिकली दिस डील विद कैपिटलिज्म। ये नॉवल कैपिटलिज्म से डील करती है, जो एक स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रही है कॉपर स्मिथ और कैपिटलिस्ट के बीच में। पहले बात करते हैं मेजर कैरेक्टर्स की। अवंता एक कॉपर स्मिथ है, जिसकी बारे में ये स्टोरी है, एक सिंगल डे की स्टोरी है उसकी है, ठीक है। ये हमारा मेजर कैरेक्टर है, कॉपर स्मिथ है, जो बॉम्बे से आता है। जानकी अ यंग विडो एंड टीबी पेशेंट। पूरन सिंह पोइट। सत्यपाल अ स्टूडेंट लीडर। सेठ गोकल चंद बिजनेसमैन, एंड लाला मुरलीधर हेड ऑफ तथियार कम्युनिटी, ठीक है। ये हेड थे तथियार कम्युनिटी। बेसिकली ये जो नॉवल है, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थीम में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो चीजों को सोचता रहता है, एक ही दिन की बात है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो पिछले बहुत सारी चीजों को सोचता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये होती है कि आप यहाँ बैठे हो और आप प्रीवियस कुछ सोचते, मतलब आज के डे में आप कुछ प्रीवियस डे की बातों को कनेक्ट करके उसके बारे में सोचने लग गए। तो बेसिकली ये नॉवल भी डील करती है अवंता की एक दिन की लाइफ के बारे में, जिसमें वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में काफी सारी चीजें सोचता है। और इसमें क्या होता है, कॉपर स्मिथ एक कम्युनिटी है जो कई सालों से अमृतसर में क्या कर रही होती है, बर्तन चीजें बना रही होती है कॉपर की, लेकिन अचानक से बर्तन बना रही होती है बेसिकली, लेकिन अचानक से फैक्ट्री आने से क्या है, फैक्ट्री में कॉपर यूटेंसिल्स बनेंगे, जिसकी वजह से कॉपर स्मिथ का जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो खत्म हो जाता है, जिस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये पूरा नॉवल है। नेक्स्ट इज द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1953 में। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न था सोसाइटी का, जिसके बारे में ये नॉवल लिखी गई, जो था कोलैप्स होना प्रिंसली स्टेट्स का,
राइट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको कोलैप्स कर दिया गया था और वो पार्ट बन गए थे इंडियन गवर्नमेंट का ही रूल्स का, राइट। और इसमें बेसिकली नॉवल जो डील कर रही है वो कर रही है प्रिंसली इंडिया फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, उनकी क्या कंडीशन थी और जो सफरिंग थी इंडियन प्रिंसेस की। तो बेसिकली इसमें एक नरेन है जो इंडियन प्रिंस है, जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर है और उनका कंसर्न है अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाना, साथ के साथ रूल्स को भी फॉलो करना। तो बेसिकली ये नॉवल है इसी बारे। नेक्स्ट अगेन वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस नॉवल सेवन समर्स 1951 में पब्लिश हुई थी। ये एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते थे मुल्कराज आनंद, सेवन एजेस ऑफ मैन करके, जिसका वॉल्यूम 1 था। 7 वॉल्यूम्स बनने थे इसके, ठीक है। और इसका नाम होता द सेवन एजेस ऑफ मैन और इसका आइडिया उन्हें आया था शेक्सपियर के सेवन एजेस जो उन्होंने कॉन्सेप्ट की बात की थी एज यू लाइक इट में, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि जो सेवन समर्स है वो किससे इंस्पायर्ड है, शेक्सपियर से, कौन से प्ले से, एज यू लाइक इट से, और वो फिक्शनल था कि नॉन फिक्शनल, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी थी, वॉल्यूम 1 थी 7 वॉल्यूम्स में से मुल्कराज आनंद की फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी की, राइट। सो बेसिकली आई होप आपको क्लियर है कि सेवन समर्स 1951 में पब्लिश हुई थी। वॉल्यूम 1 थी ये 7 वॉल्यूम्स की, जो लिखना चाहते थे मुल्कराज आनंद, एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम होता द सेवन एजेस ऑफ मैन, और इसका आइडिया उन्हें आया था एज यू लाइक इट में, जो शेक्सपियर ने सेवन एजेस की बात की थी उसमें से। एंड द लास्ट नॉवल फ्रॉम द डे मॉर्निंग फेस 1968 में पब्लिश हुई थी। ये सेकेंड वॉल्यूम है, 7 वॉल्यूम्स बताए थे ना मैंने आपको, ये सेकेंड वॉल्यूम है। और इसमें क्या बात हो रही है, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो है कृष्णा, ये हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है। बाबू रामचंद्र फादर है कृष्णा के, देवई बिलवेड ऑफ कृष्णा, और कृष्णा के ब्रदर की भी बात हुई है जो असिस्टेंट जेलर है लुधियाना में। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो सेवन समर्स है वो फर्स्ट वॉल्यूम है ऑटोबायोग्राफी का जो फिक्शनल है, ये सेकेंड था, राइट। इसमें बेसिकली जो कृष्णा है इसमें क्या बताया, वॉल्यूम 1 में ये बताया था कि जो कृष्णा है वो एक बच्चा है और वो कहाँ रहता है, अपने फादर के साथ कंटोनमेंट में रहता है, राइट। अब वॉल्यूम 2 में क्या होता है, कृष्णा जो है अपने फादर के साथ जहाँ रह रहा होता है वहां से जाता है अमृतसर, देन लुधियाना जाता है अपने भाई के पास, असिस्टेंट जेलर के पास, राइट। और बेसिकली इस स्टोरी में जो ट्रांजिशन है वो क्या होता है, बॉयहुड से यंगहुड की तरफ होता है, मतलब बच्चे से वो थोड़ा यंग हो रहा होता है कृष्णा, और उसका फेस कैसा ब्राइट होता है, मॉर्निंग फेस की तरह, मॉर्निंग सनलाइट की तरह उसका फेस जो है ब्राइट होता है, इसीलिए इस नॉवल का नाम भी है मॉर्निंग फेस, राइट। और नॉवल में आगे क्या होता है, बेसिकली सेकेंड वॉल्यूम में जो कृष्णा है वो बॉयहुड से चाइल्डहुड से बॉयहुड की तरफ जाता है, राइट। और उसका जो फेस कैसा होता है, शाइनिंग मॉर्निंग फेस होता है, राइट। और इस नॉवल के एंड में, वो डिसाइड करता है कि वो एक रेवोल्यूशनरी, विजनरी और पोइट बनेगा। तो ये है मॉर्निंग फेस। इस नॉवल के लिए 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था मुल्कराज आनंद को, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था वीडियो के। सो आई होप जितनी भी हमने आज की नॉवेल्स की हैं आपको सब क्लियर है, मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी आपको क्लियर है। कहीं पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं अटकेंगे और बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।